हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री के पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से हमारे पास में इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे, इवन न्यूमेरिकल और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो फर्स्ट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोलरिटी क्या किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके रिलेटेड एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपका क्वथनांक में उन्नयन हो गया, तो क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप बात आ गई है। उसके बाद कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसके अंदर आपका जो आपका दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी मिश्रण जो आपका दे रखा होता है। तो अब स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ के जाए, इसके एग्जाम्पल्स जरूर देखें कि स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद में आता है हेनरी और राउल्ट का नियम आता है, तो हेनरी और राउल्ट का रूल देखें आप। इसके बाद में आप अगला टॉपिक है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन या फिर हिमांक में अवनमन। तो इसके लिए आपको डेरिवेशन का फॉर्मेशन जो होता है, लास्ट का फॉर्मूला, वो याद होना चाहिए। क्या पता आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और उसके साथ साथ वो एमसीक्यू में भी आपको फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन को बना के दे सकता है। उसके बाद में अगला आता है वांट ऑफ कोफिशिएंट से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है, क्योंकि वांट ऑफ कोफिशिएंट से आपको ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि आपको कोई भी मोलरिटी का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा या सॉल्ट दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 0.1 नॉर्मलिटी का या मोलरिटी का NaCl Na2SO4, और फिर कहा जाएगा कि आपको इसमें कंपेयर करना है कि वांट ऑफ कोफिशिएंट बेसिस पे कि इसमें आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, या चीज़ें कैसे रिलेट करती है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखना है। उसके बाद में आता है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल भिन्न। उसके बाद में दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और सबसे लास्ट में डेल्टा जी और डेल्टा एच रिलेटेड पैरामीटर्स जो आपके आते हैं। लाइक अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, वैसे तो स्वतः अभिक्रिया मतलब जो खुद से होती है। और अगर मान लो वही आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर अस्वतः प्रक्रम वाली होती है। और डेल्टा जी से डेल्टा एच का पैरामीटर कैसे चेंज होगा, डेल्टा एच प्लस होने से क्या होगा, डेल्टा एच माइनस होने से क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी। तो ये सारी रिलेटेड पैरामीटर है जो आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल्स पे बात करें तो न्यूमेरिकल का पोर्शन या न्यूमेरिकल का वेटेज इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग मोलरिटी, W/W मास परसेंटेज, उसके बाद में V/V वॉल्यूम परसेंटेज, W/V मास वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब इस तरह इन तीनों चारों टॉपिक पे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पर भी आपको अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना है, जो आपका πV = NST वाला फॉर्मेशन उसके अंदर लगता है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस बार डेरिवेशन का पोर्शन या फिर न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा नहीं आ रहा है, या फिर शायद नहीं भी आए, ये भी हो सकता है। बट अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेटिव पोर्शन की बात करें तो कहीं कहीं नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन है, नर्नस्ट इक्वेशन जो होती है वो आपको दे सकते हैं। उसके अलावा फेराडे का नियम आपको देखना है, फेराडेज लॉ। उसके बाद में लोहे पर जंग लगने का मैकेनिज्म, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन हो ही गया, वही वाला आपको टॉपिक है सेम। अगला आता है कोलराउस लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम जो होता है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेल के बारे में बात करें तो सेल में आपको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब आपका लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर सीसा संचयक सेल, मतलब वही एक ही सेल है अपने पास में, सीसा संचयक सेल, और एक आता है फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो इस तरह से इन तीनों सेल पे आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा खासा आ सकता है। फिर आता है आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड विभव भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, या फिर इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी चीज़ें आ सकती है। और लास्ट में आपका नर्नस्ट इक्वेशन दे ही रखा है, तो आपको उसका रिलेशन वगैरह, नर्नस्ट का रिलेशन या नर्नस्ट रिलेटेड कोई भी एक न्यूमेरिकल छोटा फॉर्मेशन दे सकता है। और अगर इसमें न्यूमेरिकल की बात की जाए तो इसमें न्यूमेरिकल मोलर कंडक्टिविटी बेस पे आ सकता है, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेस पे इसका न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए, जो हमारा है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अगर करनी हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हाफ टाइम पीरियड या अर्ध आयु काल से संबंधित प्रश्न को जरूर करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में हमेशा हर साल आ रहा है, तो इस साल भी रिपीट होगा। मतलब हर साल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब सूडो ऑर्डर एक तरह से वो आपका छद्म कोटि की अभिक्रिया जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन आपको विजिबल, जैसे आप उसको देख रहे हो ना या उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको सेकंड ऑर्डर की लगेगी, लेकिन असल में वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर की लिखना मतलब अपीयरेंस वाइज लग रही है, फिर देखने में हमें लग रहा है कि वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रियल में, तो ऐसी रिएक्शन को सूडो रिएक्शन कहा जाता है या छद्म कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। उसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस आ सकता है, अणु संकेता व अभिक्रिया की कोटि के बीच में अंतर, कोलिजन प्रिंसिपल को अच्छे से करके जाए, संघट सिद्धांत। अब संघट सिद्धांत के अंदर सारे प्राचल देख के जाए, जैसे संघट आवृत्ति क्या होता है संघट आवृत्ति के अंदर, उसके अलावा जो इसके छोटे मोटे पैरामीटर्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डायग्राम जो दे रखा है, एनर्जी डायग्राम दे रखा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो वो भी आप अच्छे से देखें। उसके अलावा टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाई जाती है तो क्या होगा, वेलोसिटी में क्या इंपैक्ट आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पे वेलोसिटी कितना गुना बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और ग्राफ में आप कैटलिस्ट का जो इफेक्ट आता है जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके ग्राफ वगैरह देखें। अब न्यूमेरिकल में मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और हाफ टाइम पीरियड का न्यूमेरिकल देखें, और एक आरएनएस इक्वेशन बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर ले, ताकि क्या आपके न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं अगला वाला चैप्टर जो कि हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास में जो टॉपिक आते हैं वो है लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनेट संकुचन। सेकंड नंबर का आता है अंतराकाशी यौगिक या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसे कहते हैं, इसके एप्लीकेशन, इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे, और कौन कौन से कंपोनेंट में इस तरह के बिहेवियर देखे जाते हैं। इसके बाद में लेंथेनोइड व एक्टिनोइड में अंतर पूछा जा सकता है। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, असंक्रमण तत्व या फिर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से थे वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्रोमेट व डाइक्रोमेट आयन। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, कैसे बनता है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपको देखने। इसके साथ साथ आप पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब पर मैग्नेट आयन के बारे में भी आप लोग साथ में देख के जाए, वो आपके एग्जाम में आने की संभावना अच्छी खासी है। उसके बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 हमारा आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, एक तो वीबीटी सीएफटी आप बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि अगर आपको पूरा क्वेश्चन कवर करना है तो आपको वीबीटी और सीएफटी बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन आपका वीबीटी सीएफटी से संबंधित जरूर आएगा, जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि दिए गए यौगिक के अंदर कौन सा मैग्नेटिक नेचर है, चुंबकीय गुण क्या है उसका, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है, या फिर उसके अलावा उसका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या हो सकता है। तो ये आपका वीबीटी और सीएफटी बेस पे दिया जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल आ सकती है। उसके अलावा एक कंफर्म क्वेश्चन और होता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, मतलब इस चैप्टर में आपको आईयूपीएसी नेम पढ़ के ही जाने, वो आपका कंफर्म एग्जाम में आएगा। इसके बाद में अगर मैं डेफिनेशन वाले इसमें, हाँ अगर छोटे क्वेश्चंस की बात की जाए तो छोटे क्वेश्चन में कहीं से जैसे एमसीक्यूज की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, तो यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेट करते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन से, जो चैप्टर के लास्ट में जो दे रखा होता है, सबसे लास्ट में इस चैप्टर के सबसे एंडिंग में जो दे रखा वो वाला पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसस्य यौगिकों के अनुप्रयोग। उसके बाद में डेफिनेशन वाले सेक्शन की बात करें, परिभाषा वाले सेक्शन की, तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या क्या होती है, एम्बीडेंटेड लिगेंड उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं, कीलेट लिगेंड क्या होता है, डबल शॉट द्विक लवण। अब द्विक लवण में किस किस का फॉर्मूला पूछ सकता है, कार्नेलाइट पूछ सकता है, पोटाश एलम पूछ सकता है, मोहर सॉल्ट मोहर लवण के बारे में पूछ सकता है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बच जाता है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी भी आप लोग पढ़ के जाए, जिसमें आपका प्राइमरी वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता और सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता के बारे में दे रखा होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। यहाँ से आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके वेटेज भी बढ़ जाता है और क्वेश्चन के थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता है। तो आप यहाँ पर थोड़ी डिटेल स्टडी करें, इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा व्यवस्थित क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें, और आपके इस बेक एक्सरसाइज में जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हो कि पर्टिकुलर इस एलिमेंट से इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बना, तो वो वाले क्वेश्चन सारे करने आपको प्रैक्टिस। उसके साथ साथ जो इनकम्प्लीट रिएक्शन वाले क्वेश्चन है वो आपको डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर के पीछे वाले सारे कवर करके जाने, क्योंकि कम से कम एक सेक्शन आपका एग्जाम में आता है। और सबसे इसमें अब चैप्टर नंबर 6 में बात करें एल्किल हैलाइड वाले में, तो इसमें सबसे पहला पोर्शन जो आता है वो आता है SN1 SN2 रिएक्शन का। तो SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको देखना है।
उसके बाद अगर मान लो ऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं, कंपाउंड देखें कि इनमें SN1 SN2 का ऑर्डर आप इसमें एक्सप्लेन करें, तो वो आप देखें। एक आपका रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद DDT BSc की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन में आपका हुस्टिकर, फ्रीडेलक्राफ्ट, फ्रिंकेस्टाइन, स्टीफन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन और इन्वर्जन एंड रिटेंशन, प्रतिलोमन व धारण जो आपका दे रखा होता है। तो इस तरह से क्या होता है चीज़ें आपको कवर करनी है। और सेंड मैरो गाटरमान, ये कुछ रिएक्शन है, तो अगर आप ये रिएक्शन कवर करके जाते हैं तो आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0% हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इस वाले चैप्टर में जो रिएक्शंस आपके आने की संभावना है या फिर जो आपके छोटे मोटे फॉर्मेशन आने की संभावना है, तो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? कोल्बे रिएक्शन आ सकती है, राइमर-टिमान रिएक्शन जो बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड आ सकता है जो आपका असम्मित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एस्टरिफिकेशन आपका जो होता है, एस्टरीकरण, वो पूछा जा सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसकी तैयारी करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन, अब यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, ये आपके टॉपिक नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिन पे आपको प्रैक्टिस करके जाना है। इनके आंसर्स आप ढूंढ के आराम से इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आता है उसमें दे रखा है कि एथेनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिथॉक्सीमेथेन से ज़्यादा क्यों होता है, उसका रीज़न आपको देना है। एथेनॉल इजीली सोल्यूबल इन वाटर, आपका जो एथेनॉल होगा वो पानी में या जल में आसानी से विलय क्यों हो जाता है, सोल्यूबल क्यों हो जाता है, उसका रीज़न देना है। फिनोल जो होगा वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका रीज़न बताना है। उसके अलावा CO बॉन्ड लेंथ किस किस में कंपैरिजन आ रहा है, फिनोल और मेथेनॉल। तो मेथेनॉल, एथेनॉल मतलब एल्कोहलिक कंपाउंड की बात करें, मतलब जो आपका एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है, तो मेथेनॉल और फिनोल के बीच में CO बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन हो सकता है। उसके अलावा COC बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, मतलब आपका जो ईथर कंपोनेंट होता है, तो ईथर वाले कंपाउंड में आपके इसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो सकती है, ज्योमेट्री के बारे में बात हो सकती है। उसके बाद में हमारे पास में अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात की जाए तो कुछ जनरल एग्जांपल मैंने कुछ इंक्लूड किया है, वो आप देख ले। मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेन 1 होल, ब्यूटेन 2 होल, इस पर रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप चेक करके जाए। उसके अलावा मतलब ओवरऑल एल्कोहल रिलेटेड एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बन सकता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिनोल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और 4 मिथाइल फिनोल, इस तरह से अपने को क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग, डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अगला आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब एल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपके सममित ईथर बनता है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो आप ये भी मेथड देख ले, ये ईथर का सेकेंड फॉर्मेशन का मेथड है। अगला आता है इसके अंदर एल्कोहल के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के टेस्ट के लिए आता है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, उसके अलावा उसके साथ में उसका यूज़ कैसे करते हैं, 1 डिग्री कैसे रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री कैसे करेगा और 3 डिग्री रिएक्शन कैसे करेगा, वो आपको समझाना है। और उसके बाद में कन्वर्जन एंड रिएक्शन जो मैं पहले बता चुका हूँ, हर एक चैप्टर के एक एक्सरसाइज में से जो भी कन्वर्जन वाले हैं या इनबिल्ट जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनमें भी आपके कन्वर्जन वाले और जो इनकम्प्लीट रिएक्शन वाले क्वेश्चन है वो आपको पूरे ही देख के जाने हैं। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि वो सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ गलत चीज़ नोट ना करें आराम से। उसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नीचे आपका एल्कोहल का ल्यूकास परीक्षण के बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो हमारा होता है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले वही बात, कन्वर्जन आपको देखने हैं सारे, क्योंकि कन्वर्जन का कोई फिक्स क्वेश्चन कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो वो आपको प्रैक्टिस बेस पे ही आ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन, रिएक्शन में क्या क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, टोलेन रिएजेंट का टेस्ट हो गया जो आपका इसका एल्डिहाइड का किया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट के फॉर्म में भी आ सकता है। अगला आता है फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कैसे टेस्ट होगा वो आपको देखना है। एल्डोल कंडेंसेशन VVIMP क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्लीमेंशियन रिडक्शन बहुत बार पूछा गया है। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है, रोजनमुंड अपचयन जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप ऑर्बिटल डायग्राम, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनिल यौगिक का जो आपका कक्षीय आरेख है उसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में स्टार्ट होता है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट, तो उसमें अंदर आपका कैनिजारो रिएक्शन आ सकती है, गाटरमान कोक रिएक्शन आ सकती है, स्टीफन रिएक्शन आ सकती है। उसके बाद रोजनमुंड वो आप रिपीट हो चुकी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया, इसमें आपको एग्जाम्पल भी देखना है और रिएक्शन के बारे में भी समझाना है। फिर हम बात करते हैं इसी में 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन वाला जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपको देखना है। उसके अलावा हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जो होती है वो आपको देखनी है। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है वो आपको देखनी है। वोल्फ किश्नर अपचयन क्या होता है वो आपको मेंशन करना है। अब हम डिफरेंस की बात करें कि अगर मान लो आपके डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या फिर कन्वर्जन भी इसमें से अगर हो सकता है आ जाए तो आप देख के जाए इसके बारे में। प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या डिफरेंस होता है या कन्वर्ट कैसे करते हैं। एथेनॉल और प्रोपेनॉल इन दोनों का, एसिटोफिनॉल और बेंजो
बेंजोफिनोन, इन दोनों का कन्वर्जन और डिफरेंस, उसके अलावा पेंटेन 2 ऑन से पेंटेन 3 ऑन कन्वर्जन और डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें देखें। अब हम बात करते हैं इसके आगे एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर फॉर कंपाउंड्स। ये आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से हर बार आपके एसिडिक ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही गया, तो आप लोग इसमें हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बाद में नंबर ऑफ आपके जो होते हैं ना दूसरे ग्रुप, एसिडिक ग्रुप जो इनहेंसमेंट करते हैं, तो उन ग्रुप के बेसिस पे, या एसिडिक ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने वाले ग्रुप के बेसिस पे, या फिर आपके बेसिक कैरेक्टर बढ़ाने वाले ग्रुप के बेसिस पे कुछ ऑर्डर दे रखा है और एक ही पेज पे सारी डिटेल मेंशन कर रखी है बुक में। तो आप वहाँ से इसमें पूरा इसका ऑर्डर, जो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप याद कर ले, उसके बेसिस पे आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें पीके, पीकेबी, केबी, मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर मान लो किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर बढ़ रहा है या किसी भी कंपाउंड का पीके बढ़ रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो ये आपको समझाना है। इसमें बड़ा सिंपल सा केस है, जो आपका केबी है ये आपका एसिडिक कैरेक्टर, जैसे के वो एसिडिक कैरेक्टर के साथ बढ़ जाता है, केबी जो एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के साथ बढ़ जाता है। मतलब जो के वाला कैरेक्टर है, मतलब के और केबी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, ये दोनों आपके क्या करते हैं, डायरेक्टली एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिनोट करते हैं। मतलब के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, के बी बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, लेकिन पीके एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय सामर्थ्य को कम करता है और पीकेबी बेसिक नेचर या फिर आपके क्षारीय सामर्थ्य को कम करता है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों को याद करना है और इसके आंसर्स करने हैं। अब हम इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन आपको करनी ही है कंप्लीट, उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, जितने टेस्ट मैंने बताए वो सारे आपको देखने हैं। नेम रिएक्शन आपके एज इट इज आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो है हमारा एमीन, चैप्टर नंबर 9। एमीन वाले चैप्टर में हमारे पास में जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको आप आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हो, ये आप देख के जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है डाइएजोटाइजेशन, इसको आप अच्छे से देखें, डाइएजोटीकरण जिसको कहा जाता है। उसके बाद हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया जो आपकी होती है वो देख के जाए। कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया क्या होती है वो आपको देख के जाना है। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन क्या होता है, ब्रोमीन का जो एडिशन करते हो आप लोग वो बताना है। तो उसके अलावा गैब्रियल थैलीमाइड्स रिएक्शन, अगर मान लो आपको गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन डायरेक्टली नहीं दे रहा है, वो आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है कि अगर मान लो आपको ओनली प्राइमरी एमीन बनाना हो तो कौन सा मेथड आप काम में लोगे, उसके लिए केमिकल रिएक्शन कौन सी काम में लेनी है। तो प्राइमरी एमीन के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एनिलीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है। हिंसबर्ग टेस्ट, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, विभेदित करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट को काम में लिया जाता है, जो कि हमारा क्या होता है C6H5SO2Cl। तो इसको यूज़ करके आपको बताना है कि 1 डिग्री कैसे रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री कैसे रिएक्ट करेगा और 3 डिग्री कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इसके अंदर बेसिक ऑर्डर स्ट्रेंथ क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में एसिडिक ऑर्डर के स्ट्रेंथ पे बेसिस पे उस पे बेसिस पे क्वेश्चन देखे थे, इसके अंदर क्या करेगा, बेसिक नेचर को बताना है आपको कि बेसिक ऑर्डर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पे, कि बढ़ता हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में क्षारीय सामर्थ्य को दर्शाइए। तो एमीन वाले ग्रुप होंगे तो एमीन के बेसिस पे आप लोग बता सकते हैं, और एमीन के साथ में जो आई प्लस आई इंपैक्ट बढ़ता है तो प्लस आई की वजह से भी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ या क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाता है, तो आप लोग उसके हिसाब से आंसर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी चैप्टर की, जो हमारा है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से इस बार ज़्यादा वेटेज रखा नहीं है, तो इस बार इसमें से जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले तो आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। उसके बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए में डिफरेंस आ सकता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या उसके बारे में डायग्राम तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हाँ डायग्राम भी आ जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज तीनों की हावर्थ स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। उसके बाद में एमिनो एसिड क्या होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होंगे और आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कौन से होंगे, एसेंशियल में कौन कौन सी कैटेगरी आ रही है, टी विमिल पाथ जिसकी ट्रिक होती है उसके हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगला जो टॉपिक आता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन और डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लस उसके अलावा इनका निर्माण कैसे होता है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा उसका, और उन्हीं के बाद में इनका निर्माण होता है। जैसे शर्करा जो होती है, मतलब आपकी शुगर है, एक आपका ऑर्गेनिक या फिर कार्बनिक क्षार जो होता है आपका, मतलब बेस जो होता है, प्लस उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब ये फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला विटामिन डिजीज, विटामिन का सेम क्वेश्चन हर साल अगर लगभग बनता है तो यही बनता है कि कौन से विटामिन से कौन सी कमी, कौन सा रोग हो सकता है, या रोग डिजीज देके पूछेगा ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन का नाम या विटामिन से उस विटामिन से होने वाली डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में अगर मैं एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बन जाते हैं गलती से, तो आपका वो बनेगा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्लों की जैविक कार्य से संबंधित चीज़ें दी जा सकती है। तो इनसे रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस कर ले, और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद में इतना मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और मैं भी शायद हो सकता है कि पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से बने। आगे की इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।